हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने देखा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती है और वहाँ पे जो आपकी वेक्टर स्पेसिस है उनके बारे में भी देखा था कि सेम फील्ड के अलोंग होनी चाहिए, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। तो आज हम कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टी आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है R3 से R3, यानी कि दोनों साइड सेम क्या ली हुई हैं, वेक्टर स्पेसिस, ठीक है। तो आप लीनियर ऑपरेटर भी बोल सकते हो। डिफाइन इसने किया हुआ है कि इसका जो एक एलिमेंट होगा वो उस साइड जाके जो इमेज बनेगा वो इनकी हेल्प से बनेगा, जहाँ पे आपको एक्स वाई जेड जब दिए जाएंगे तो आप इस साइड वाला एलिमेंट भी निकाल पाओगे, ठीक है। फिर इसने क्या पूछा है कि आपको बेसिस दी हुई है, ठीक है। जब आपको बेसिस नहीं दी जाती तो आपने स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलनी है। स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है, जैसे कि मान लो आपने R2 लिया हुआ है, उसके लिए स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी 1 0, फिर आपका 0 1, ठीक है। इसी तरह से अगर R³ हो जाएगा तो 1 0 0, फिर 0 1 0, इस तरह से, ठीक है। स्टैंडर्ड बेसिस का हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ है, स्पेशल ऑर्डर बेसिस दी हुई है। और यहाँ पे इसने जस्ट चेंजेस कुछ नहीं किए। अब ये नहीं सोचना आपने कि ये स्टैंडर्ड बेसिस है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इसने ऑर्डर चेंज कर दिया है। ऑर्डर जो फर्स्ट एलिमेंट आना चाहिए स्टैंडर्ड में वो उसने थर्ड पे रखा हुआ है, जो सेकंड पे आना चाहिए उसने फर्स्ट पे रखा है, थर्ड वाले को सेकंड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस आपकी नहीं मानी जाएगी, स्टैंडर्ड बेसिस आपकी ऑर्डर वाइज ही मानी जाएगी, ठीक है। अब इसने इस बेसिस के अलोंग आपसे मैट्रिक्स पूछी हुई है, तो यहाँ पे जो हम एक कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो कि मैट्रिक्स कोरस्पोंडिंग टू LT विद रिस्पेक्ट टू एनी बेसिस। आपको कोई भी बेसिस दे दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे ये बेसिस दी हुई है और आपने मैट्रिक्स फॉर्म करनी होती है और गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, तो आप वहाँ पे याद रख सकते हो कि जो भी बेसिस होगी, कोई भी मैट्रिक्स, कोई दो मैट्रिक्स लोगे अलग अलग बेसिस के, तो वो क्या होंगी, सिमिलर। ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब सिमिलर जो हमने लिख लिया, तो हम सिमिलर से क्या यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे। तो सिमिलर में आपने देखा होगा, वीडियो आ चुकी है, उसको आप देख सकते हो। तो सिमिलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, उनका रैंक इक्वल होता है। कोई भी दो मैट्रिक्स को हम सिमिलर बोलते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेशन की हुई है, लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है मैट्रिक्स चाहिए। तो मैट्रिक्स के लिए ट्रेस, डिटरमिनेंट, रैंक, ठीक है, मेनली तीन होते हैं ये आपने ध्यान रखना है कि दो सिमिलर मैट्रिक्स के लिए रैंक इक्वल होता है दोनों का, ट्रेस इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले जब आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी जाती है तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग आप इजीली मैट्रिक्स बना सकते हो। जैसे कि क्या करना होता है, आपने जितने टपल्स आ रहे हैं उनको रो में आप लगा लो। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 1 -1, यहाँ पे 3 टपल्स थे x y z। तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस के कोरस्पोंडिंग यहाँ क्या लिखी हुई है, मैट्रिक्स लिखी हुई है। देखो 1 फर्स्ट पहले x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और -1 z का कोफिशिएंट, ये लिखा हुआ है। फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है x y z के 1 1 कोफिशिएंट है, ये लिखा हुआ है। थर्ड पे क्या है, x 0 है, यहाँ पे है नहीं तो 0 आएगा, और y और z की जगह 1 -1 आ रहा है। तो ये तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है वो स्टैंडर्ड के कोरस्पोंडिंग है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन मैट्रिक्स को बनाने के हमारा मेथड भी है, वो भी हम करेंगे, लेकिन हम विदाउट मेथड क्या कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट तो यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड बेसिक के है और ये बेसिस आपको चेंज की दी हुई है, तो दो इक्वल नहीं हो सकती लेकिन सिमिलर होगी। तो ये जो सिमिलर वाली कंडीशन है ये नेसेसरी कंडीशन है, ये भी आपने ध्यान रखना है, इसको सफिशिएंट कंडीशन नहीं मानना। कहीं आपने क्या किया, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग, स्टैंडर्ड बेसिस के कोरस्पोंडिंग मैट्रिक्स निकाली और उसको आप मैट्रिक्स बोल दो, ये नहीं। क्या है, अगर मैट्रिसेस क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि कोई भी दो बेसिस आप लोगे और उसके कोरस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स निकालोगे तो वहाँ से नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि दोनों की दोनों सिमिलर होंगी। सिमिलर है तो दोनों वो नहीं बोल सकते आप, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ से इस ऑप्शन को नेगलेक्ट कर दिया। अब चलते हैं, देखो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, अब सारी की सारी सिमिलर होंगी जो भी है, तो ट्रेस हम यहीं से लिया करेंगे। तो इसका ट्रेस क्या आएगा, ट्रेस देख सकते हो आप 1 1 2 और -1, ट्रेस आ रहा है आपका 1, यानी कि जो भी इसके कोरस्पोंडिंग मैट्रिक्स आएगी उसका भी ट्रेस क्या होगा 1। तो पहले
इसको निकालो बाहर, क्योंकि इसका ट्रेस क्या है 1 + 1 2 ये हो गया। अब यहाँ पे ट्रेस 1 बन रहा है, यहाँ पे भी ट्रेस 1 बन रहा है, ठीक है। तो अब जो प्रॉपर्टी है ट्रेस वाली से और एक जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाला काम है उनसे हमें दो ऑप्शंस नेगलेक्ट हो गई। ये स्टैंडर्ड के विद रिस्पेक्ट बन रहा था, इसने ट्रेस वाला फॉलो नहीं किया, ये आपके दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब बचे 2, तो अब डिटरमिनेंट चेक कर लो। डिटरमिनेंट चेक करोगे, इसका डिटरमिनेंट आप चेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट सभी का सेम होगा, जो भी बेसिस से बनाओगे सेम होगा। तो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, या आप इसका रैंक भी निकाल सकते हो, क्योंकि रैंक आपको बता देगा डिटरमिनेंट क्या आएगा। अगर रैंक पूरा n के इक्वल हो जाता है तो वहाँ से डिटरमिनेंट 0 आ जाता है। तो यहाँ जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा, इसका ही नॉन 0 आएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिमिलरिटी का यूज़ करके हमने ऑप्शंस को नेगलेक्ट किया है, ऑप्शंस आंसर नहीं बनाना, ये आपने ध्यान रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये नेसेसरी कंडीशन है, इससे आपको इम्प्लाई नहीं करना, क्योंकि अगर उस वे से देखोगे तो ये भी आपकी क्या बन जाएगी, इसकी कोरस्पोंडिंग मैट्रिक्स बन जाएगी। लेकिन वो सिमिलर वाला ध्यान रखना है कि अगर 2 बेसिस हैं तो वहाँ पे नेसेसरी कंडीशन क्या है, दोनों बेसिस की कोरस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स बनेंगी वो सिमिलर होंगी, सेम होंगी, वो नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। तो एक तो ये कंसेप्ट, अब नेक्स्ट में भी यही यूज़ करेंगे हम। देखो बेसिस हमें दी हुई है, सी बेसिस दी हुई है R2 के लिए, और ट्रांसफॉर्मेशन जो दी हुई है वो R2 से R2 के ऊपर दी हुई है, ये देखो, ठीक है। तो हमारा पहला काम क्या होगा, डायरेक्टली हम स्टैंडर्ड बेसिस के कोरस्पोंडिंग क्या बनाया करेंगे, मैट्रिक्स। अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है तो इसके कोरस्पोंडिंग तो इजीली दिख रहा है कि x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, क्योंकि रो वाइज हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ऐसे भी दी जा सकती है या ऐसे टप्पल्स में भी दी जा सकती है। आपने क्या करना है, कोफिशिएंट वाइज फर्स्ट टप्पल पे जो है एक्स वाई जेड, जहाँ इतने इधर इस साइड जितने भी टप्पल्स हैं उनको सबको यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने यूज़ किया था, तो यहाँ पे एक्स और वाई थे, तो एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1, आगे कोमा लगा के भी लिख सकता था या ऐसे भी लिख सकता है। तो नेक्स्ट का आ जाएगा 1 - 2। तो वही काम हमें पता है कि दो बेसिस कोरस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स आएगी वो सिमिलर होंगी, तो उनकी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो पहला काम ट्रेस वाला देखो, ट्रेस यहाँ पे क्या है -1, तो जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रेस -1 होगा। पहली बात तो ये, जिसका ट्रेस -1 नहीं होगा वो मैट्रिक्स बन ही नहीं पाएगी। देखो इसका ट्रेस क्या है, -2 कैंसल, इसका 4, इसका -1 रहा है, ऑप्शन नहीं लगाना क्योंकि एक ऑप्शन बचा हुआ है, इसका 5, ये कैंसिल हो गया। अब इसको आप ऑप्शन लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इसका मेथड भी होता है, लेकिन यहाँ से आई थिंक बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो इस कंसेप्ट से हो जाते हैं। तो आप ये कंसेप्ट आप याद रख सकते हो, कौन सा, 2 बेसिस के कोरस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स आएगी वो नेसेसरली सिमिलर होगी, तो वहाँ से हम ऑप्शंस नेगलेक्ट किया करेंगे, ऑप्शंस को आंसर नहीं लगाएंगे। बार बार बोल रहा हूँ, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। फिर यहाँ से एक रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट है, वैसे क्वेश्चन मैंने लिख दिया, JM 2018 मैथमेटिक्स में पूछा हुआ है। क्या है, एस इसने एक सेट लिया हुआ है, उसके अंदर क्या किया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले ली R3 से R3, यानी कि ये पॉसिबिलिटी जानना चाह रहा है R3 से R3 के ऊपर, लेकिन कंडीशन क्या दे रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट 101 और 123 ये दिया हुआ है। तो इससे पहले एक रिजल्ट होता है हमारे पास कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन हो और इस साइड वाली बेसिस आपको B1 दे दी जाए, ठीक है, और उसकी इमेज दे दी जाए, जो भी है, क्या ध्यान रखना है आपने कि आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है U to V लिखो, यहाँ मैंने R3 वाला यूज़ किया है, U से V है। अगर आपको बेसिस B1 दे दी जाए और B2 दे दी जाए, ये अलग बात है, वो हम मैट्रिक्स बनाएंगे स्टैंडर्ड मेथड से, वो भी करेंगे। तो अगर आपको B1 बेसिस दे के, बेसिस का मीनिंग क्या होता है, जितनी डायमेंशन है उतने एलिमेंट्स आपको दिए जाने चाहिए, उसकी अगर इमेज दी जाती है अलग अलग एलिमेंट्स की, तो वहाँ से ऑलवेज आपने ध्यान रखना है यूनिक LT मिलेगी, यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन कब, जब आपको स्पेशल जो डोमेन साइड वाली वेक्टर स्पेस है उसकी बेसिस की इमेज दी जाए, ठीक है, तो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हो यूनिकली, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन अब देखो यहाँ पे 101 एक एलिमेंट दिया हुआ है, 1 2 3
एक एलिमेंट दिया हो, बाकी इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब देखो हमें पता है आप कितनी भी बेसिस बना सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। अब हमें पता है कि जो डोमेन साइड है वो R3 है, यानी कि इसकी डिमेंशन 3 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ 101, मेरे को 3 एलिमेंट्स चाहिए, ये इंडिपेंडेंट है दोनों के दोनों, 2 एलिमेंट जो दिए हुए हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। एक मैं अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट बना सकता हूँ, मान लो XYZ मैंने इंडिपेंडेंट बना लिया। अब क्या होगा, जब जब मैं यहाँ एक ऐसा एलिमेंट डालूंगा जो इनसे इंडिपेंडेंट होगा तो ये जो सेट है वो बेसिस का काम करेगा, इतना पक्का है। ये जब बेसिस का काम करेगा तो 2 एलिमेंट्स की तो इमेज क्या है आपको गिवन है, तीसरी की हम अपने आप सेलेक्ट कर लेंगे और हमारा कंसेप्ट कौन सा लग जाएगा ये, यानी कि जब आपने एक एलिमेंट रखा, ठीक है, तो आपको यूनिक क्या मिलेगी LT। अब ये तो यूनिक नहीं है ना, आप इसको वेरी करते रहो, आप बहुत सारे एलिमेंट्स यानी कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगा सकते हो जो इनसे इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि XYZ कहाँ से आ रहे हैं, R से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 जो रिजल्ट बने वो क्या, बेसिस कंप्लीट देखकर अगर इमेज दी जाए तो यूनिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना पाओगे। अगर एलिमेंट्स कम हो जाएं, जैसे कि यहाँ पे कम हो रहे थे, 2 एलिमेंट्स की इमेज दी हुई थी, तीसरे के बारे में आइडिया नहीं था, तो थर्ड एलिमेंट आप बेसिस का अपनी तरफ से बनाओगे, उसकी इमेज अपनी तरफ से बना सकते हो, तो वहाँ से रिजल्ट बनता है अनकाउंटेबल वाला, ठीक है। सिंगलटन वाला कब बनेगा, जब कंप्लीट बेसिस दे के उसकी इमेज दी जाए। अनकाउंटेबल वाला कब बनेगा, जब आपको कम एलिमेंट्स दे के खुद बेसिस बनानी हो फिर इमेज सेट करनी हो, ठीक है। तो ये तो आता ही नहीं है। तो 2 रिजल्ट हैं, सिंगलटन वाला और अनकाउंटेबल वाला, आप इसको याद कर सकते हो। JEM 2018 में वैसे भी याद नहीं, कंसेप्ट ही दिख रहा है, यहाँ पे भी कंसेप्ट लग रहा है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, जहाँ पे क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी जाएगी, एक एलिमेंट की इमेज पूछता है, तो वो देखते हैं कैसे बनेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आएगा, जैसे कि यहाँ पे पूछा हुआ है कि R2 से R2 के ऊपर एक लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ, जब दोनों साइड वेक्टर स्पेसिस सेम हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, उसको हम लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B1 और B2। तो यहाँ पे हम जो स्टैंडर्ड जनरल मेथड होता है उससे मैट्रिक्स बनाना सीख लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने बताया था जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो U2V दी जाएगी, यानी कि U के लिए भी बेसिस और V के लिए भी बेसिस होगी। तो जो U के अंदर आएगी बेसिस, तो B1 मान लेते हैं डोमेन साइड होगा, जो B2 होगा वो आपका को डोमेन साइड होगा और ट्रांसफॉर्मेशन T दी जाएगी। तो जो जनरल मेथड होता है, जैसे कि यहाँ पे B1 और B2 बेसिस दोनों तरफ दी हुई हैं और हर बार दी जाएगी जब आपको मैट्रिक्स बनानी रहेगी। हमने शॉर्टकट भी सीख लिया जो कंसेप्ट था, और अब स्टैंडर्ड जनरली कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो क्या होता है, पहले यहाँ पे अगर मान लो यहाँ R2 से R2 दिया हुआ है, R2 से R2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो इसके एलिमेंट्स होंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा B1 B2 इसकी बेसिस को मान लेते हैं स्मॉल B1 B2, और इस यहाँ मान लेते हैं B1 डैश और B2 डैश। ये इसके 2 एलिमेंट्स है, इसके 2 एलिमेंट्स है, क्योंकि बेसिस में डिमेंशन के इक्वल आपके एलिमेंट्स होंगे। तो हमें क्या करना रहेगा, पहले हम क्या करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन रहेगी, मैट्रिक्स बनानी होती है, तो T ऑफ B1 यानी कि जो डोमेन साइड वाली बेसिस है उसकी हम इमेजेस निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो T B1 आएगा, ये मान लेते हैं क्योंकि ये आफ्टर इमेज जो जाएगा वो R2 में जाएगा, तो इसकी मैं डिमेंशन मान लेता हूँ X1 Y1, ठीक है। इसी तरह से फिर आप क्या करते हो, सेकंड एलिमेंट की इमेज निकालोगे, उसकी भी कुछ ना कुछ इमेज आएगी, और इमेज कहाँ पे आ रही है, R2 में, तो इस तरह का एलिमेंट दिखेगा। फिर हम क्या करते हैं, जो X1 Y1 है एलिमेंट, ये कहाँ होगा, इमेज के बाद में ये एलिमेंट डोमेन वाली साइड में आ जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा कि जो इसकी इमेज आई है उसको हम लीनियर कम्बिनेशन ऑफ B1 डैश प्लस B2 डैश, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, X1 Y1 को लीनियर कम्बिनेशन में लिखा किसके, B1 और B1 डैश और B2 डैश, यानी इधर वाली बेसिस के कोरस्पोंडिंग, ठीक है। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे,
x2 y2 और उसको भी क्या कर देंगे, इसको हम a1 b1 मान लेते हैं, इसको हम b1 तो हम यूज़ कर चुके, तो a b रखो, यहाँ a डैश b डैश कर लो, यहाँ b डैश b2 डैश। ठीक है, यानी कि हमने x1 y1 और x2 y2 दोनों एलिमेंट्स को क्या कर लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया कोड मेन वाली साइड में जो आपको बेसिस दी हुई है। फिर हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी कि जो ये टी ट्रांसफॉर्मेशन थी इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनाओगे, कैसे बनाओगे पहला एलिमेंट है जो ये कोफिशिएंट आ रहे होंगे ए बी ए डैश बी डैश, हम क्या करते हैं इनको कॉलम वाइज लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये रो वाइज लिखें ए बी, तो हम क्या लिखेंगे ए बी इस तरह से। इसी तरह से ए डैश बी डैश जो स्केलर्स यूज होंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में वो लिखने हैं यहाँ पे ए डैश बी डैश। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है जब आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी जाए तो स्टैंडर्ड के कोरस्पॉन्डिंग आप इजीली निकाल सकते हो, या आपको कोई स्पेशल बेसिस दी जाएगी तो शॉर्टकट पहले हमने देख लिया, ऑप्शंस को नेगलेक्ट करके हम कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल वे होगा वो हमारा इस तरह से होगा। जो b1 वाली बेसिस है उसकी हम इमेज लेंगे और आफ्टर इमेज जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि इसको हम कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं कि x1 y1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू b2 बेसिस, उसको हम कॉलम वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे। आपको क्या मिलेगा, ए बी रो में आप कॉलम में चेंज कर दो, सेम इसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालो, उसको कॉलम में चेंज कर दो। ठीक है जी, या आप ये भी बोल सकते हो कहीं जगह लिखा मिलेगा कि सेम ये रो उठाई एक मैट्रिक्स में सेट की, ये रो उठाई मैट्रिक्स में सेट की, उसका ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, तो ये आपका जनरल वे हो गया मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या दिया जाएगा, मैट्रिक्स दे दी जाएगी। ठीक है, ये जैसे कि कई क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी जा रही है यहाँ पे नहीं दी हुई है, और आपको इमेजेस दी रही होगी और आपने चेक क्या करना है, T32 की इमेज। अब देखो ये जो 32 एलिमेंट है ये कहाँ होगा, डोमेन वाली साइड में। तो डोमेन वाली साइड में आपको बेसिस ये दी रखी है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इमेज निकालने के लिए जिसकी इमेज निकालनी है उसको उसके लिए कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखो या ए बी निकाल लो। तो ए और बी ये जो कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा वो कौन सी बेसिस के लिखा जाएगा, क्योंकि ये कहाँ है, डोमेन वाली साइड, तो डोमेन वाली साइड की बेसिस के अंदर इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए टाइम 0 1 प्लस बी टाइम 1 1 ये आ गया। अब इसका मीनिंग क्या है, ए 0 हो जाएगा ये तो यहाँ बी आएगा और यहाँ ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब दोनों साइड डबल इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, विच इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 3 और a प्लस बी इज इक्वल टू 2। b 3 है तो यहाँ पुट करो, b 3 है, a प्लस बी 2 है तो यहाँ से b 3 आ गया, a क्या आएगा, अब b की जगह 3 पुट करो -1। ठीक है यानी कि जब आप 3 2 है, a की जगह क्या आएगा -1 0 1 प्लस b की जगह क्या आ जाएगा 3 1 1, इसका कॉम्बिनेशन करोगे तो 3 2 आ रहा है। हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए, तो दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, टी अप्लाई कर देंगे दोनों साइड, यहाँ भी यहाँ भी। अब ये -1 और 3 क्या है, स्केलर है और ये एक वेक्टर है, तो स्केलर क्या आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में बाहर आ जाता है लीनियर में, तो 0 1 प्लस 3 बाहर आ जाएगा T 1 1। अब देखो यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, अब क्या अगर T32 की हमें इमेज पता चल जाएगी, जब यहाँ इस क्वेश्चन में अगर ये अप्लाई करेंगे तो इजीली हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इमेज न दे करके इसने दिया क्या हुआ है, मैट्रिक्स दी हुई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे T01 निकालना पड़ेगा। अब T01 की इमेज निकालनी है तो जो T01 होगा कहाँ पे, दूसरी साइड यानी कोडोमेन वाली साइड। कोडोमेन की बेसिस क्या है, ये है, यानी कि इसको हम लिखेंगे a टाइम्स किसके कोरस्पॉन्डिंग 1 0 और प्लस b टाइम -1 1। लेकिन इसने दिया हुआ देखो मैट्रिक्स दी हुई, मैट्रिक्स के अंदर क्या था कि जब आप T01 ये 0 1 क्या था, सॉरी 1 0 नहीं, हमें इमेज चाहिए 0 1 की, तो 0 1 फर्स्ट एलिमेंट था तो उधर जाके फर्स्ट टप्पल बन जाएगा। तो ये क्या T01 को आप क्या लिखोगे, ए बी, इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होगा ए बी, तो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज का कोऑर्डिनेट वेक्टर मैट्रिक्स में दिया हुआ देखो 2 1, यानी कि ये क्या दिया हुआ है 2 1, यानी कि ए की जगह 2
और बी की जगह 1, यानी कि ये जो इसकी इमेज आएगी वो 2 - 1 1 आ जाएगी, ये 0 और 1 आ जाएगी, यानी कि इसकी इमेज जो आएगी वो 1 1 आएगी। समझ आया होगा होप आपको। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट था इस साइड, मैंने जो एक सॉरी आप क्या माना था, b1 b2 माना था, तो b1 की इमेज जो आई थी उसको मैंने क्या किया था, कोऑर्डिनेट वेक्टर निकाल के उसका कॉलम में रिप्रेजेंटेशन किया था। सेम दूसरा जो b2 थी, तो यहाँ पे b2 है क्या 1 1, तो उसको भी आप a डैश b डैश इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, लेकिन इसने फिर उसके कोऑर्डिनेट वेक्टर दिए हुए हैं, यानी कि 0 टाइम फर्स्ट कौन सा 1 0 और 4 टाइम सेकंड वाला, सेकंड कौन सा है -1 1, ये मैंने बता दिया आपको पहले ही। तो यहाँ से आप देख सकते हो t11 की इमेज क्या आएगी, ये तो 0 हो जाएगा, ये -4 और ये 0 है तो ये 0 4, ठीक है जी। तो -4 और 4 अब ये हमें मिल गए, तो आप इजीली लिख सकते हो -1, t01 की इमेज क्या है 1 1 और प्लस 3 टाइम t11 की इमेज क्या है -4 और 4, विच इम्प्लाइज दैट ये क्या आ गया, यहाँ से -12 बन रहा है, यहाँ से -1 बन रहा है, तो ये कितना आ गया -13। फर्स्ट टप्पल आपका -13 आएगा, एक ही जगह है, तो ये ऑप्शन हो गया, बाकी आपके नेगलेक्ट हो गए, ठीक है जी। तो ये हमने दोनों जनरल मेथड किए। अब क्या है, दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में इमेज दी हुई है आपको 1 2 और 0 1 की, और ये आपके बेसिस बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेसिस दी हुई है, इमेजेस न दे करके मैट्रिक्स दी हुई है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इनकी इमेजेस निकालनी पड़ेगी गिवन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी वही काम किया हुआ है, R2 से R2 पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या हुआ, बेसिस के बारे में नहीं बोला हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है, बेसिस के बारे में नहीं बोला हुआ है। तो आप चेक कर लें कि जो 1 2 जिनकी इमेजेस दी हुई हैं आपको, वो आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट मिलेंगे, यानी कि 1 2 0 1 क्या कर सकते हैं, बेसिस का काम कर सकते हैं, यानी कि हमें बेसिस की इमेजेस दी हुई हैं। अगर मैं b1 को मान लूँ 1 2 और 0 1, अगर मैं ये इसको बेसिस मान लेता हूँ, तो हमारा प्रोसेस तो वही होगा, क्योंकि हमें 5 6 की इमेज चाहिए, तो मैं 5 6 को क्या करूँगा, जो डोमेन वाली साइड की बेसिस है, जो इसको मैंने ये मान लिया क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पड़े थे, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूँगा a टाइम 1 2 प्लस b टाइम 0 1, ठीक है। अब आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो a और b की वैल्यू। तो ये फर्स्ट आएगा a और फिर आएगा 2a प्लस b, तो दोनों साइड कंपेयरिंग करोगे, a की वैल्यू 5 आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी, जब यहाँ 5 पुट करोगे 2a प्लस b जो आपको गिवन है वो है 6 गिवन, तो ये आएगा b -4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 बनेगा, उधर जाके -4 बन जाएगा, तो b की वैल्यू -4 आ गई, ठीक है जी। यानी कि जो हमें एलिमेंट्स चाहिए 5 6, उसको हमने a क्या है 5 टाइम फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 2 एंड -4 टाइम सेकंड वाला एलिमेंट यानी कि 0 1, ठीक है। तो इसकी जो कम्बिनेशन के बाद इसका कम्बिनेशन तो यही बनेगा। हमें क्या करना है, इमेज निकालनी है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो, 5 बाहर आएगा क्योंकि स्केलर बाहर आ जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। इमेज रहेगी t12 की, -4 बाहर आ जाएगा, इमेज रहेगी t01 की। अब 1 2 की इमेज हमें पता है दी हुई है 2 3, तो 5 2 3 -4 0 1 की इमेज दी हुई है 1 4, तो ये एलिमेंट क्या आ गया, यहाँ से 10 बना, यहाँ से -4 ऐड करोगे 6 बनेगा, यहाँ से 15 बना, यहाँ से -16 तो -1 बना, यानी कि 6 -1। तो वैसे भी आप देखते तो फर्स्ट टप्पल पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा था तो भी आप नेगलेक्ट कर सकते थे, या सेकंड टप्पल भी निकाल सकते, तो एक ही जगह आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए हैं। देखो इमेज दी जा सकती है, फिर क्या करेगा, यहाँ पे बेसिस की इमेज दी होगी, डायरेक्टली भी बोला जा सकता है कि ये बेसिस है, या इनडायरेक्टली बोला हुआ जैसे कि आप चेक कर सकते हो। अगर आपको बेसिस एलिमेंट्स की इमेज दी जाए और कोई भी एलिमेंट की इमेज निकालनी हो तो आप ये मेथड फॉलो करोगे। अदरवाइज इस तरह से b1 b2 दे करके मैट्रिक्स दी जाती हैं,
फिर यहाँ पे कुछ यूज़ होगा, वो जनरल मेथड अपना यूज़ हो जाएगा जो हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ से भी एक रिजल्ट निकल के आता है। हमने रियल एनालिसिस की वीडियो में देखा था 1 1 और 2 फंक्शंस के बारे में कि आपको फंक्शन ए से बी के ऊपर 1 1 बनेगा, 1 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ ए की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू दिस। ठीक है, यानी कि 1 1 होगा तो इसकी कार्डिनलिटी इससे कम होगी, और अगर 1 1 दे दिया जाए तो आप बना सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो 1 1 के लिए कंडीशन क्या होगी, डोमेन वाली साइड के एलिमेंट्स कम होने चाहिए, को डोमेन वाली साइड एलिमेंट्स आपके ज़्यादा, या दोनों साइड इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा माइंड यूज़ यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि देखो हमें एक एलिमेंट को एक पे ही भेजना है। अगर ये एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए, ये कम एलिमेंट हो गए, तो एक पे एक को नहीं भेज पाओगे। तो इसलिए हम बोलते हैं अगर बी की कार्डिनलिटी क्या हो जाती है, इससे लेस हो जाती है, तो वहाँ पे हमें 1 1 फंक्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो एक तो ये केस आ गया। फिर है एफ ए टू बी ऑन टू के लिए क्या था, ऑन टू के लिए हमारा था, अब इस साइड हो जाएगा, यानी कि बी की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू ए की कार्डिनलिटी। क्योंकि यहाँ पे देखो जो इसकी इमेजेस आएंगी उसी की रेंज में आने वाले हैं। ठीक है, अगर बी क्या है, बी के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, सपोज करो बी के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, इसके कम हैं, तो 1 1 तो बना लोगे, लेकिन इसकी जो इमेज जो रेंज सेट आएगा वो तो इसके इक्वल ही आएगा ना, जितने एलिमेंट इसके इक्वल है। तो अगर ये कम हो गए तो ये कम एलिमेंट्स को उठाएगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स को छोड़ देगा। अब ये तो है नहीं एक एलिमेंट 2 इमेज ले लेगा, वो तो फंक्शन नहीं बनने वाला। तो यहाँ से कंडीशन कौन सी निकली ऑन टू के लिए, जो को डोमेन वाली साइड है उसकी कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू ए। तो ये सेम कंसेप्ट आपका यूज हो जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में, होमोमॉर्फिज्म जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि T1 और T2 दो आपको ट्रांसफॉर्मेशंस दी हुई हैं, एक तो है R6 से R5 पे, R6 से R7 पे। तो अगर ये कंसेप्ट यूज़ करें तो यहाँ से देखो कोड डोमेन वाली साइड की जो है कार्डिनलिटी वो आपको 5 दी हुई है, इसकी 6 दी हुई है। तो यहाँ पे 1 1 की तो बात कर ही नहीं पाओगे। 1 1 के लिए कंडीशन कौन सी थी, इधर वाला कम होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 1 नहीं बनेगा। ऑन टू पॉसिबल है, ऑन टू की बात बन सकती है यहाँ पे, क्योंकि इस साइड कार्डिनलिटी दी हुई है, तो ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। अब सेम यहाँ पे क्या है, R6 इधर वाला कम है, उधर वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑन टू की पॉसिबिलिटी निकल गई, 1 1 बन सकता है। ठीक है, तो ये नीचे पूछा हुआ है। पहले मैं क्या बोला कि T1 और T2 दोनों की दोनों ऑन टू है, नहीं भाई यहाँ पॉसिबिलिटी थी, यहाँ नहीं थी, तो ये ऑप्शन नेगलेक्ट हो गया। फिर बोल रहा है दोनों की दोनों 1 1 है, नहीं, यहाँ 1 1 की पॉसिबिलिटी थी, यहाँ थी नहीं, ये कैंसिल हो गया। T इज़ 1 1 और B इज़ नॉट 1 1। T 1 1 कहाँ आ रहा है, T1 को तो ऑन टू बन सकता है, 1 1 की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब ये अकेला बच गया कि T1 ऑन टू और T2 1 1, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो एक ऑप्शन बच जाता है, वही आंसर बन जाएगा। तो आपने ये भी ध्यान में रखना है। तो इसी क्वेश्चन से एक कंसेप्ट और निकलता है अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। तो वहाँ से एक कंसेप्ट आता है T1 T2 या T2 T1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं, जो T1 और T2 या T2 T1 है, यहाँ पे एक कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि ये डिफाइन कब होगा, कि T1 T2 कब डिफाइन हो सकता है। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना कि T1 T2 अगर आपको दी जाती हैं तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो कंडीशन क्या है कि जो रेंज सेट आएगा T का, वो देखो इसका जो रेंज सेट है वो इसके लिए डोमेन का काम करने वाला है। T2 का रेंज सेट T1 के लिए डोमेन का काम करने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ T2 सबसेट, यानी प्रॉपरली कंटेन हो जाना चाहिए किसके अंदर, डोमेन ऑफ T1, डोमेन ऑफ T1। और यहाँ पे फिर उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे रेंज सेट का काम कौन करेगा, जो T1 है। तो जो रेंज है किसकी, T1 की, वो कहाँ होनी चाहिए, डोमेन ऑफ T2, डोमेन ऑफ T2। ये दो कंडीशन आपने, दो नहीं वो तो आप कोई भी कितनी भी याद रख सकते हो। जब भी आपको पूछा जाए T1 T2 या T2 T1, तो ये आप डिफाइन करने के लिए ये आपने ध्यान में रखना है।
अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे T1 और T2 इस तरह से दी हुई है, तो आप ये बताओ जो T1 और T2 है कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहें हम कि T1 T2 पॉसिबल होगी, तो हमें क्या करना है, T2 का रेंज सेट, यानी T2 का रेंज सेट क्या है, R7, ये कंटेन करना चाहिए किसमें, T1 की डोमेन में। T1 की डोमेन क्या है, R6, तो क्या इसमें कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे T1 T2 डिफाइन नहीं हो पाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, ये नहीं कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी तो T1 T2 ऑलवेज आपका डिफाइन हो जाएगा, वो जरूरी नहीं है, कंडीशन ये चाहिए हमें। अब चेक कर लेते हैं T2 T1 क्या डिफाइन हो पाएगा। कंडीशन क्या है, T1 का रेंज सेट, T1 का रेंज सेट है जी 5 R5, और T2 का डोमेन क्या है, T2 की डोमेन की बात करोगे तो लेफ्ट साइड वाला R6। अब देखो जो कन्फ्यूजन मेन आती है वो यहीं पे आ जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि R5 तो R6 के अंदर आ रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था R2 और R3 यहाँ पे ये सब स्पेस नहीं बनते, सबसेट ही नहीं बनता, क्योंकि सबसेट की कंडीशन क्या होती है कि जो इसके एलिमेंट हैं वो इसी में से होने चाहिए और इसके जैसे होने चाहिए। अगर R5 की बात करोगे तो इसके अंदर तो 5 टपल वाले एलिमेंट्स है, R6 की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है 6 टपल एलिमेंट्स है, तो ये सब सेट नहीं बनता, इसके अंदर कंटेन नहीं करता। ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, और यही कारण हमारा ये होता है कि R2 को हम R3 की सब स्पेसीज में नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका जेम 2016 में पूछा हुआ है, ये भी आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड है, लेकिन मैट्रिक्स के बारे में नहीं पूछा हुआ। ठीक है, तो हमारा शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे नहीं चलने वाला, तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन टी है, वो कहाँ से ली हुई है, ऑल पोलिनोमियल जो पी आ रहा है वो क्या है, पोलिनोमियल्स डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 के। ठीक है, 3 या 3 से कम के पोलिनोमियल इसने डाले हुए हैं ओवर आर। वेक्टर स्पेस जो है वो ओवर आर है, यानी कि सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो रियल आएंगे। फिर बोला है कंसीडर, इसने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी है, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर जो पोलिनोमियल दिखेगा वो इस तरह से जनरली आपका होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो कैसा हो जाएगा, इसने क्या कर दिए, कोफिशिएंट्स आप में क्या कर दिए हैं, ट्रांसफ़र कर दिए। ए नोट वाला यहाँ चला गया, फिर A3 आगे चला गया, इस तरह से। ठीक है, आपस में इन दोनों के चेंज हो गए, A1 और A2 के चेंज हुए हैं, तो ये आप देख सकते हो। देन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर बेसिस दिस, आपको बेसिस दी हुई हैं। अगर आपको इस तरह से बेसिस दी जाए तो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सेम है, लीनियर ऑपरेटर की तरह यूज़ होगा, तो दोनों साइड बेसिस आपने ये लेके चलनी है। फर्स्ट काम हमारा क्या होता है कि जो बेसिस एलिमेंट है, बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, चारों की इमेज निकालो, उनको कॉम्बिनेशन में लिखो ही नहीं गए। तो T1 की इमेज जो आएगी, इसका मीनिंग क्या है कि A नोट आपको 1 दिया हुआ है, बाकी सारे के सारे जीरो कोफिशिएंट्स आपको दिए हुए हैं, इस तरह से लिख सकते हो। तो हमें क्या करना है कि जो इसकी इमेज आएगी, T1 की इमेज आएगी, वो क्या आएगी, आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, कि जो कांस्टेंट वाला यहाँ आ जाएगा और 1x क्यूब के आके चला जाएगा, तो इसकी इमेज क्या आ गई, x क्यूब। तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिख सकते हो, 0 × 1 और प्लस 0 × 1 प्लस 0 × x प्लस 0 × x स्क्वेयर एंड 1 × x क्यूब, ये आ गया। फिर आप इसी तरह से t ऑफ x की चेक करोगे, तो x का मीनिंग आप देख सकते हो, x कहाँ आएगा, x A1 ये आएगा, x ये आपस में रिप्लेस कहाँ होगा, A2 के साथ होगा। तो A2 कहाँ चला जाएगा, x है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि 0 × 1 प्लस 1 × x एंड 0 × x स्क्वेयर 0 × x क्यूब, इसकी इमेज होगी, ये आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। तो x वाला 0 हो जाएगा, x स्क्वेयर का अकेला आ जाएगा, तो x स्क्वेयर, इसको आप फिर वही काम लिख सकते हो, 0 × 1 0 × x 1 × x स्क्वेयर एंड 0 × x क्यूब। ठीक है, तो tx स्क्वेयर का tx स्क्वेयर की इमेज क्या आएगी, A2 है, तो A2 यहाँ था x स्क्वेयर के साथ, ये कहाँ आ जाएगा, x के साथ आ जाएगा। तो यानी कि अब x का कोफिशिएंट आ जाएगा, ये x स्क्वेयर कहाँ चला जाएगा, x के साथ, फिर इसको 0 × 1 एंड प्लस 1 × x 0 × x स्क्वेयर प्लस 0 × x क्यूब। इसी तरह से x क्यूब की जब बारी आएगी तो x क्यूब कहाँ है, ये घूम के कहाँ आएगा, आफ्टर इमेज
ए नोट की जगह चला जाएगा। A3 कहाँ गया, ए नोट की जगह। तो ये A3 है, 1 है, तो ये 1 ही आ जाएगा क्योंकि इसने कहाँ जाना है, ए नोट की जगह। तो इसको भी वही काम लिख सकते हो आप, 1 + 0 × x, 0 × x², 0 × x³ फिर हमें क्या करना होता है, अब ये T1 है, इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर कैसे लिखोगे, तो हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते टाइम हमें क्या करना होता है कि आपने जो भी बेसिस दी हुई है उनके एलिमेंट्स की इमेज निकाल ली, तो उसके कोऑर्डिनेट वेक्टर को हम कॉलम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो 0 0 0 1, ये आपका फर्स्ट T1 है, इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर आ गया। x का कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, 0 0 1 0। इसी तरह से x² का कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या आ रहा है, 0 1 0 0, और लास्ट वाले का क्या आ जाएगा, 1 0 0 0। तो पहले आप, मैंने मैट्रिक्स कवर करवाई हुई है, आइडोपोटेंट मैट्रिक्स, इनवोलेंट्री, सभी की सभी कराई है, वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल भी हैं, तो वहीं पे आपको जाके ये मिलने वाला है, किसका, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ये आप देख सकते हो वहाँ पे इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, तो ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो कोफिशिएंट, जो यहाँ पे एलिमेंट आता है उसी का रेसिप्रोकल यहाँ होता है, फिर इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स आपके 0 हो जाते हैं। तो ये आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कौन सी होती है, इसने इसको m से रिप्रेजेंट किया है। तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसको अगर आप 2 बारी आपस में प्रोडक्ट करते हो तो उसका आंसर क्या आ जाता है, आई, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी मैंने बता दिया, जितना आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वेक्टर स्पेस की डिमेंशन होगी उतना ही लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या है, पोलिनोमियल है, कन्फ्यूज़न यहाँ हो सकती है कि 3 है तो 3 इसका डिमेंशन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक ज़्यादा होता है, 4। तो यहाँ पे ये क्या बनेगी, 4 × 4 की, क्योंकि दोनों साइड वेक्टर स्पेसिस सेम है। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स मिलेगी वो आइडेंटिटी मिलेगी 4 ऑर्डर की। तो कौन से ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ है वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो ये तो बोल रहा है कि m² नहीं बनने वाला, ये बनेगा। ये बोल रहा है m आइडेंटिटी हो जाएगी, आइडेंटिटी तो दिख ही नहीं रही। ये बोल रहा है कि माइनस हो जाएगा, ये भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नेगलेक्ट हो गए, एक बच गया। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पूछा हुआ था, ठीक है, तो ये ऑप्शन आ गया। फिर बात कर लेते हैं कि द ट्रांसफॉर्मेशन, आपको क्या दिया जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, या लीनियर के बारे में पूछा जा सकता है। लीनियर के लिए आपने जस्ट क्या चेक करना है कि आफ्टर इमेज जो एलिमेंट्स आए हैं वहाँ पे टप्पल्स या फिर 0, क्योंकि दोनों साइड वेक्टर स्पेसिस हैं, ठीक है, दोनों साइड वेक्टर स्पेसिस है, तो 0 उस साइड भी होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कहीं भी स्केलर घुस गया तो वो 0 आने नहीं देगा। सपोज दैट आपको दे दिया जाए x + y + 1 एंड y + z, आपसे पूछा जाए क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि आफ्टर इमेज जो वेक्टर स्पेस में जाते हैं वहाँ पे तो 0 आता है। इसके अंदर आपको दिख रहा है 0 आएगा नहीं, क्योंकि जब आप 0 0 पुट करोगे तो ये तो 1 0 बन जाएगा, 0 0 तो आने नहीं देगा ना। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जब भी ट्रांसफ़र होके जाए, इमेज बनाए, तो वहाँ पे स्केलर नहीं आना चाहिए। पहली बात तो ये एड में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, इनकी जो पावर है वो लीनियर ही रहनी चाहिए, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। पावर यही रहनी चाहिए, लीनियरिटी इसी को हम बोलते हैं। तो लीनियर तो आपको नज़र आ रहा है, दिख रहा है कि लीनियर तो है ये। अब ऑप्शंस देखते हैं, ये बोल रहा है कि लीनियर है, 0 कर्नल है, हमें नहीं पता। ये बोल रहा है लीनियर है प्रॉपर, ये भी नहीं पता। ये बोल रहा है कि नेदर 1 1 और नॉर लीनियर, यानी लीनियर नहीं बोल रहा है ये, तो ऑप्शन नेगलेक्ट। यहाँ पे भी नहीं बोल रहा है लीनियर, ये भी नेगलेक्ट, यानी लीनियर तो है, हमें ये पता चल गया। या तो लीनियर और 0 कर्नल आएगा या प्रॉपर सबस्पेस आएगा, वो तो दिख रहा है, इनमें से एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अब ये हम कैसे चेक करते हैं वो देख लेते हैं। तो मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी या रिजल्ट करवाया था कि 1 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ नल स्पेस के अंदर 0 एलिमेंट, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, नल स्पेस ही निकाल लेते हैं। तो नल स्पेस के अंदर क्या होता है कि x y z जो इमेज दी हुई है वो कहाँ जाएगा, 0 पे। यानी कि एक तरह से क्या है, इस एलिमेंट की इमेज ये हो गई। अब इस एलिमेंट की इमेज है क्या, x + y y + z ये है, यानी कि ये 0 होगा। तो यहाँ पे जो 0 दिखेगा वो किस टाइप का दिखेगा, 2 टप्पल्स हैं तो 0 0 इस टाइप का दिखेगा। दोनों साइड इक्वलिटी लगाओगे तो x + y = 0, y + z = 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिला x - y के बराबर आएगा, या आप लिख सकते हो y - x के बराबर आ गया।
जेड माइनस वाई के बराबर आ गया। यहाँ से आप लिख सकते हो कि जेड जो है वो एक्स के बराबर आ गया। यानी ओवरऑल आफ्टर इमेज जो हमें गिवन कंडीशन है आफ्टर इमेज, तो इस तरह का प्रोसेस हो रहा था क्योंकि हमें नल स्पेस की चाहिए। तो ये एलिमेंट्स जो होंगे एक्स वाई की हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ से मिला करेगी जब आप इस इमेज को इक्वल टू 0 पुट करोगे। यानी कि जो आप एक्स वाई जेड लेके चले थे ना, वहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये तो किस तरह का दिखेगा, एक्स की जगह एक्स रखो, वाई की जगह माइनस एक्स रखो, जेड की जगह एक्स रखो, तो एक्स 1 1 1। ये मैंने आपको पहले बताया था कि हम सब स्पेसिस के अंदर कैसे बेसिस निकालते हैं, कैसे डायमेंशन निकालते हैं। तो यहाँ से एक बेसिस आ गई, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई स्टूडेंट्स, नल स्पेस की, तो 1 आ गई। अब देखो ये पहले में क्या बोल रहा है कि 0 कर्नल बनेगा, है 0 कर्नल, यानी कि उसके अंदर जो एलिमेंट आएगा वो तो 0 ही बनने वाला है। लेकिन यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि नल स्पेस के अंदर ऐसे एलिमेंट्स दिखेंगे आपको 1 - 1 इस तरह के, तो 0 तो नहीं होगा ना। अब इस तरह के एलिमेंट दिखेंगे तो इसकी डायमेंशन क्या है, यानी कि नलिटी हमें क्या दी हुई है, यहाँ से आप बता सकते हो नलिटी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन T1 है, 1 है, तो सबसेट ही है एक तरह से किसका, R3 का, क्योंकि हमने किया था कि जो नल स्पेस होता है वो कहाँ होगा, डोमेन वाली साइड। तो इसकी डायमेंशन कम आ गई तो प्रॉपर का काम कर रहा है, तो प्रॉपर है 0 नहीं है, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ये कंसेप्ट यूज़ करोगे, या इस तरह से भी कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे वहाँ से अच्छी तरह आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा।